हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आरके स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है उसको भी हम लोग करेंगे और टॉपिक को भी डिस्कशन करेंगे जिनसे ये प्रश्नावली हो सकता है। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, तो उसको आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से विजिट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक जो है कि प्रश्नावली 1.2 के पढ़ने से पहले हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं अपरिमेय संख्या है। वैसे इस टॉपिक को हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ा चुके हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है इस प्रश्नावली के लिए। यहाँ देखना, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। बच्चों आपको पता है इरेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी वे नंबर या वे संख्याएं जो जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त न किया जा सके, मतलब जो p बाई क्यू के रूप में जिसे न लिख सकते हो वही क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कहने का अर्थ है वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त न की जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो आपको पता है कि √2 जो है कि एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही √3 जो है कि एक अपरिमेय संख्या है। अब प्रश्न आता है ना बच्चों कि ये अपरिमेय में क्यों चला गया, तो अभी अभी बताया गया डेफिनेशन कि p बाई क्यू के रूप में व्यक्त न किया जा सके वो अपरिमेय हो जाता है। तो देखिए √2 जो है कि डिविजिबल नहीं है किसी से भी, मतलब आप उसमें था जैसे 4, 5, 3, इसको जो है कि परिमेय संख्या कहते थे, भले p बाई क्यू के रूप में नहीं था लेकिन कर सकते थे, बटा 1 लिख के बता देते थे। लेकिन इसमें बटा 1 नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि 1 का टेबल कितना भी आप पढ़ेंगे √2 कभी नहीं आएगा, तो इसे हम नहीं व्यक्त कर सकते। जैसे इसको पाई भी जो है कि इसी की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पाई का मान एक परिमेय संख्या होता है। 0.01010101 मान लीजिए अशांत दशमलव प्रसार वाला कोई डेसिमल नंबर आ जाए तो ये भी जो है कि अपरिमेय संख्या में ही आएगा। तो अभी अभी हम लोग समझे अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है। जैसे प्रश्न एक आता है, मान लीजिए √9 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? तो बिल्कुल आपका जवाब जो है कि नहीं होना चाहिए। ये अपरिमेय नहीं है बच्चों, ये परिमेय है। क्या है बच्चों? ये परिमेय है। क्यों परिमेय है? तो देखिए √9 का अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल हो सकता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जिनका वर्गमूल हो सकता है उनको हम परिमेय संख्या ही बोलेंगे, अपरिमेय नहीं बोलेंगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद से देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है। इसमें √2 का प्रदर्शन, √3 का प्रदर्शन, √5 का प्रदर्शन किस पर? तो संख्या रेखा पर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपको समझाते हैं। जैसे संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। बच्चों ऐसे √2 एक अपरिमेय संख्या है जिसको हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसको देखिए कैसे करना है। आपको क्या करना है, एक सरल रेखा ऐसे बना लेनी है, मतलब सरल रेखा पहले बनानी है, उसके बाद संख्या रेखा बन जाएगा जब इस पर संख्या आ जाएगी। तो 0, 1, ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं 1 यूनिट का ही लेना है। यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 1 यूनिट का लेना है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे 4, -1, -2, -3। इसके बाद बच्चों आपको परेशान नहीं होना है, ये हो जाएगा 1 यूनिट। इसका कुछ नाम दे देंगे, इसको कह देंगे A, इसको कह देंगे B, और इस पर एक लंब खींचना है। लेकिन ये लंब की जो लंबाई है, ये जो देखो खींच रहे हैं ना, इसकी लंबाई सिर्फ 1 यूनिट होनी चाहिए। ये जितना है उतना ही का ये भी होनी चाहिए। उसके बाद से आपको सिंपली क्या करना है, इसको मिला देना है, ऐसे मिला देना है। तो यहाँ पे एक बिंदु मिल जाएगा C। तो ये ट्रायंगल बन गया है बाबू, ये समकोण त्रिभुज एक बन गया ABC। यहां से AC की हम गणना कर लेंगे तो ये मिलेगा √2। हम आपको करके दिखाते हैं। अगर आप करते हो त्रिभुज ABC में तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या करता है, तो किसी समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा का वर्ग बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसी नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा AC बराबर, डायरेक्ट एक सूत्र आप लोग लगा लीजिए, AB² + BC²। देखिए AB का मान यहां से जो है कितना है, तो 1 है। अब BC का मान कितना है, तो ये भी 1 है। आपको 1 यूनिट का ही डिस्टेंस लेना है। ये
1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। तो देखिए AC का मान आया ना √2, तो AC का मान हो गया √2। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो AC के डिस्टेंस किसी से नाप कर इस संख्या रेखा पर गिरा दीजिए, नहीं तो प्रकार की सहायता से आपको क्या करना है, A को केंद्र मानकर AC की डिस्टेंस लेकर के एक ऐसे चाप काट देनी है। चाप काटने के बाद संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर काटेगा वही √2 कहलाएगा। तो ये बच्चों इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कैसे करें। अब बात करते हैं इसी प्रकार √3 का निर्धारण करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो बच्चों इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, यहाँ पे भाषा वही रहेगी, बस यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब हम इस समय क्या करेंगे, √3 का प्रदर्शन करेंगे। तो इसके लिए भी आपको कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है बच्चों। क्यों, तो देखिए चित्र वही रहेगा जो हमने √2 के लिए बताया ना, तो √3 के निकालने के लिए भी √2 आपको निकालना पड़ेगा पहले। देखिए √2 यहाँ पे निकल चुका ऑलरेडी पहले से, आपको क्या करना है, तो बस इसको मिटा देना है। देखिए ये हमने मिटा दिया, चलिए ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहां से एक लंब और खींचना है बिंदु C पर से। तो देखिए इस तरीके से आपको लंब खींच लेना है। देखिए 90 डिग्री पर आपको खींच लेना है, लेकिन इसकी भी डिस्टेंस 1 यूनिट होनी चाहिए। उसके बाद से इसको मिला देना है। इसे मिला देंगे तो ये मिलेगा 1 का डिस्टेंस। अब ये कितने का होगा बाबू, ये √3 का हो जाएगा। आप जब सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे देखिए चूंकि ये जो डिस्टेंस है, थोड़ा सा अंदर हम लिख देते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो √2 का है, ये √2 का हो गया, ये 1 का हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे D आप करते हैं, तो AD बराबर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से AD बराबर हो जाएगा क्या बाबू, तो AC का वर्ग प्लस CD का वर्ग। तो AC का तो मान यहाँ से √2 है, तो √2 का वर्ग, और CD का मान 1 है तो 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी ये हो जाएगा √3। तो ये AD का जो डिस्टेंस आया बच्चों वो आया है √3। फिर अब संख्या रेखा पर चूंकि दिखानी है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ से A को केंद्र मानकर D की त्रिज्या लेके क्या करनी है, एक चाप काट देनी है। तो इस तरीके से आप जब चाप काटोगे ना इस तरीके से, तो इसी के करीब में आएगा, इसे 1 और 2 के बीच में ही आएगा, लेकिन 2 के करीब में आएगा। तो यही हम लोग का क्या कहलाएगा, ये √3 कहलाएगा। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, संख्या रेखा का प्रदर्शन कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली की। तो प्रश्नावली क्या कहता है, तब तक के लिए आप लोग इसको कीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं प्रश्नावली पर। इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यहाँ पे बच्चों 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनको कारण के साथ उत्तर देना है, मतलब सत्य है या असत्य आपको बताना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, कह रहा है कि सभी प्रत्येक मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल बच्चों, प्रत्येक जो भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय सब के सब वास्तविक संख्या है, तो परिमेय भी वास्तविक है, अपरिमेय भी वास्तविक है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सत्य बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो सत्य हो जाएगा। कारण क्या है आपको अभी बताया गया। कारण ये है कि चूंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को ही हम जो है कि वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब जितने भी हम लिख रहे हैं अपरिमेय संख्या है, वो सारे के सारे जो है कि वास्तविक संख्या होती है। अगला है कर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट डॉट, मतलब जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है, ये हो गया प्राकृतिक संख्या। तो कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु इसके रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। बताइए जब इसके रूप का होता है तो अगर 4 को हम इसके रूप में लिखे, 4 भी तो एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये तो चुप्पी बच्चों ये तो इसके रूप का नहीं है, ये तो √4 को ऐसे लिखोगे तो ये निकल के 2 हो जाएगा।
इसका मतलब इसको रूट के अंदर रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, ये जो है कि निकल जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसका मतलब सभी संख्याओं को नहीं रख सकते, जैसे 2 को रख सकते हो बच्चों, 1 को नहीं रख सकते, 3 को रख सकते हो, 5 को रख सकते हो इस रूप में, लेकिन बाकी जैसे 9 है, इसको 16 है, इसको आप नहीं रख सकते उस रूप में। इसका मतलब ये कथन असत्य कह रहा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा असत्य। तो इसका आंसर होगा बच्चों हम लोग का असत्य कथन, तो यहां लिख लीजिएगा आप लोग असत्य। नेक्स्ट है कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। सभी वास्तविक संख्या थोड़ा ना अपरिमेय संख्या हो जाए, कुछ परिमेय भी तो है। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए 2 ही है, तो 2 कहाँ अपरिमेय संख्या, पहले ही फ्लॉप हो गया, क्योंकि 2 जो है कि एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है कि एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 तो एक वास्तविक संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 जो है कि अपरिमेय तो नहीं ना है। यहीं पे इस नियम का, इस बात का जो है कि विखंडन हो जाता है, अतः ये असत्य कथन है, असत्य कथन होगा। अब इसी का दूसरा प्रश्न बात करते हैं। कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कह रहा सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं तो नहीं होते। अभी आपको यहां दिखाया गया था, मान लीजिए √9 का अगर आप लिखेंगे तो इस 9 का वर्गमूल जो है कि अपरिमेय संख्या नहीं ना होगा, ये परिमेय संख्या हो रहा है। जैसे √4 का आप वर्गमूल कर रहे हैं तो ये भी तो परिमेय संख्या है। प्रत्येक संख्या का जो है कि वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन इसमें कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं तो नहीं होते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नहीं। लेकिन इसमें एक और बात कह रहा यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या, तो अभी अभी दिया गया √9 दे दीजिए, एक कह रहा आप 2 दे दीजिए, ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों इसी का जो तीसरा प्रश्न है उसको नोट करते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग का तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अभी अभी हम लोग √2 और √3 का निरूपण देखे थे, अब हम लोग √5 का निरूपण देखेंगे। देखिए उसके जैसा ही हम बनाएंगे, जैसे √2 और √3 का बनाए थे ना पहले, वैसे बनाते हैं। इसके लिए हम आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बनानी है इस तरीके से, और यहाँ पे मान लीजिए 0 और ये 1, यहाँ से 2 और ये हो गया 3। ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना बच्चों वो 1 के करीब ही लेना है। ये मान लीजिए 1 हो गया, इस पर एक लंब खींचना है। हम सबसे पहले √3 और √3 का निर्माण करेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल्स पे ये इसको बना देना है आपको। लेकिन ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस लगभग सेम होनी चाहिए, लगभग क्या पूरा सेम होना चाहिए। ये हो गया, इसको सीधा खींचना है, आप लोग स्केल से खींचिएगा। देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया 1। इसको हम अभी सॉल्व किए थे, पिछले ही एग्जांपल से एक था 3 नंबर और 4 नंबर, उसमें ये √2 आया था, तो इसको लिख देते हैं हम √2। उसके बाद से यहाँ से एक और लंब खींचेंगे और √3 का निर्माण करेंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री पर, और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये हो गया, तो ये हो गया √3, ये हो गया √3। अब यहाँ से एक लंब और खींचना है, ये बनेगा फाइनली √5 जो पूछा गया है। ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है यहाँ पर, ये भी डिस्टेंस 1 का ही होना चाहिए। यहाँ पे जो भी चल रहा है बच्चों 1 1 का चल रहा है। उसके बाद से आपको सिंपली इसको क्या करना है, इसे मिला देना है, ये बनेगा √5। अब आपके पास एक तरीका है, इसको नाप के इस पर गिरा लीजिए, नहीं तो एक तरीका है कि यहाँ से एक चाप काट दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए काम करते हैं, इसको गिरा लेते हैं। तो देखिए यहाँ इतना हो रहा है, तो लगभग इतना होगा, इस 2 के सॉरी इतना हो रहा है, तो इस 2 के थोड़ा सा उधर जाएगा। तो इसको आप जब चाप काटोगे तो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आप प्रकार की सहायता से चाप काट के जो है कि निकाल सकते हैं। यहीं पे होगा √5।
अब देखिए ये कैसे जाएगा, हम तो नाप के काट नहीं रहे हैं, आप नाप के काटेंगे तो जहां पे कटेगा संख्या रेखा के जिस बिंदु पर वह √5 हो गया। तो √5 का अगर आपको दिखाना होगा तो इस तरीके से आपको दिखाना होगा। तो उम्मीद है कि ये √5 का प्रदर्शन समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, आपको √2 का याद रहेगा, √3 का याद रहेगा, तब भी √5 का आप निकाल सकते हो। तो ये प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.3 भी पढ़ेंगे, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप